जब मैं देखता हूँ कि नेल्सन मंडेला भी वैसे ही थे। बिल्कुल, भारत आपने में सभी धर्म पंथियों को साथ में लेकर के चलने वाला संविधान है। तो एक्चुअली जो भी सरकार के डिसीजन होते हैं ना, उसको सरकार को पब्लिक तक पहुंचाने का जो दायित्व और है। आपको चुनाव करना है कि इस क्षेत्र का एमएलए पॉइंट है यहाँ पर। अभी आपने कहा कि अगर उसने पैसे वो देकर के टिकट। कोई बहुत ज्यादा इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी पे बेस्ड नहीं है। नमस्कार। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर है, पीस मेकर है। वो सामान्य रूप से चाहता है, एक एडवोकेट होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट होने के बावजूद वो चाहता है कि मामले जो हमारे कोर्ट्स में जो मामले आते हैं वो बेहतर होगा कि वो बाहर ही सुलझ जाएं। सैकड़ों मामले इन्होंने कोर्ट में प्रवेश होने से पहले ही सेटल करवा दिए हैं। ऐसे पीस मेकर हैं ये, इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करती हैं। इनका नाम है डॉक्टर चंद्रा राजन। नमस्कार डॉक्टर चंद्रा राजन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अ, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, एडवोकेट हैं। अ, आपका पाला पॉलिटिक्स से और एथिक्स दोनों से पड़ता है। जी। सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि एडवोकेट्स वास्तव में सिर्फ अगर वो पीस मेकर की तरह काम कर रहे हैं तो वो लोग सिर्फ टेक्निकली एडवोकेट नहीं होते हैं, वो समाज की बड़ी भलाई करते हैं, बहुत मदद करते हैं। तो ऐसे में पॉलिटिक्स से आपका वास्ता पड़ना है, एथिक्स आपका फाउंडेशन है। तो आप क्या देखती हैं कि पॉलिटिक्स और एथिक्स के बीच में रिलेशन कैसा होता है और कैसा होना चाहिए? लीगल फील्ड का और पॉलिटिक्स का एक बहुत ही गहरा नाता रहा है। जो लोग हमारे फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं वो अपने आप को पॉलिटिक्स से हटके नहीं देख पाते हैं। उसकी कई वजह हैं, हम्म। जिसमें से सबसे जो ज्यादा बड़ी वजह है वो मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ पे जो कोर्ट्स में केसेस आते हैं उसमें से 50% से ज्यादा केसेस सामान्य तौर पे देखे जाते हैं कि वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट होते हैं। और गवर्नमेंट का मतलब ही पॉलिटिक्स है। तो कई चीजें ऐसी आ जाती हैं कि जब हमें एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि इस केस में हम क्या करें, कौन सा ग्राउंड लें, क्योंकि हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है, हमें अपने एथिक्स पे काम करना होता है। तो पॉलिटिक्स का और लीगल फील्ड का एक बहुत ही गहरा नाता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में। जैसे कि हमारे कई प्रधानमंत्री लीगल एक्सपर्ट्स रह चुके हैं, लॉयर्स थे। जैसे हमारे कई नेता लॉयर्स हैं और अच्छी अच्छी पॉलिटिकल पोजीशंस पे भी रहे हैं। कुछ हम अभी भी देखते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जो सीनियर लॉयर्स हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड हैं। तो ये एक बहुत ही गहरा नाता है जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है, और अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये एक बहुत ही गहरा नाता है और इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि अगर कोई इंसान पॉलिटिक्स को एथिकल ग्राउंड्स पे ले करके और हम्म। अगर आगे बढ़ता है तो उसकी जो सक्सेस है वो सुनिश्चित है। उसको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंसान हो, वो चाहता है कि उसके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। तो इसीलिए वो जो पॉलिटिक्स को समझता है, पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड है लेकिन जब उसे कोई ना कोई जिम्मेवारी मिलती है या कोई पोजीशन मिलती है और वहां पोजीशन पे बैठने के बाद में अगर वो एथिकली काम करता है, अपने पॉलिटिकल जो उनके एजेंडाज हैं या जो अफिलिएशंस हैं या जो उनके विचारधारा है उसको थोड़ा सा साइड रखे, और चूंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरे समाज का, पूरे भारत देश का, उस चीज को अगर मद्देनजर रख करके अगर निर्णय लेता है तो निश्चित है कि उसको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी।
कोई ऐसा पॉजिटिव एग्जाम्पल आपकी नजर में है जो पॉलिटिक्स और एथिक्स को मिलाकर फॉलो किया गया हो, मतलब पॉलिटिक्स में एथिक्स डाला गया हो और काम किया गया हो? कोई ऐसा पॉजिटिव एग्जाम्पल जिससे लोग या हमारे ऑडियंस ये समझ पाए कि वास्तव में एथिक्स पॉलिटिक्स के साथ कैसे काम करती है? देखिए, पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज अ मैटर ऑफ एथिक्स, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका जो ब्रॉडेस्ट सेंस है, जैसे अभी मैंने कहा कि ये हमेशा वी आर ट्राइंग टू कीप बैलेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और पॉलिटिक्स जो है हमेशा एक प्रिंसिपल्स पे चलता है, और प्रिंसिपल्स जब तक वो इंडिविजुअल लेवल पे आप प्रैक्टिस करते हैं एथिकली, उनको जब आप पॉलिटिकल लेवल पे लेके आते हैं, फ्रॉम इंडिविजुअल टू पॉलिटिकल लेवल, उसमें आप आई छोड़ करके आप वी पे चले जाते हैं, मतलब मैं छोड़ करके आप हम पे चले जाते हैं। तो आपको हर चीज को मतलब बड़े ही बैलेंस तरीके से काम करना होता है, और इसमें बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं। जैसे जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जी थे। उनके सारे ही जो पॉलिटिकल डिसीजंस रहे थे वो सारे एथिकली मोटिवेटेड थे। उन्होंने जो नॉन वायलेंस की, जो स्वराज की जो मुहिम चलाई थी, तो वो उनका कॉन्शियसनेस जो था वो इट वाज पॉलिटिकल डिसीजन था, बट मोटिवेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एथिक्स। उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने समाज के बारे में सोचा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मुझे फ्रीडम दे दो या मुझे स्वराज दे दो, उन्होंने सबके लिए स्वराज मांगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप चले तो आप देखिएगा कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो 1963 का जो सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया था, बिल्कुल। इसमें कि आपने देखा कि 2.5 लाख लोग जो थे वो अपने सिविल राइट्स के लिए, इकोनॉमिक राइट्स के लिए सरकार के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए थे। दैट वाज आल्सो अ पॉलिटिकल मूवमेंट, बट एथिकली मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट, जिसमें ये कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसा करिश्मा था, या आप कह सकते हैं कि उनके अंदर एक ऐसी ताकत थी जो लोगों से कोऑपरेशन लेते थे, अपनी बात को इस तरीके से रखते थे कि लोग समझते थे, हम्म। और वो अपना कोऑपरेशन विदाउट एनी कंडीशंस देते थे। अनकंडीशनल सपोर्ट उनको मिलता था और ये मुहिम चलती थी। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ positive examples of political decisions which were motivated on ethical grounds. हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर इंटरनेशनल पे तो मतलब जब मैं देखता हूँ कि नेल्सन मंडेला भी वैसे ही थे बिल्कुल, आप भारतवर्ष नेल्सन में। मंडेला का जो था रेशियल सेग्रीगेशन का जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका उन्होंने जो अपने देश के खिलाफ किया था, इट इज हम्म। एन एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल। इसने ही आप देखेंगे कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का रेशियो जो था उसको हम्म। काफी हद तक बिल्कुल जीरो लेवल पे ला करके खड़ा किया था विद इन साउथ अफ्रीका। उनको देख करके और भी जितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पे भी इसका बहुत अच्छा खासा असर पड़ा था। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने ये काम किया। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ जैसे नेल्सन मंडेला की अचानक बात आ गई, तो उस समय मंडेला जी ने जो किया उसकी वजह से सब कुछ बदल गया और बेहतर हुआ। जी आज की तारीख में फिर हम देखते हैं कि उनके उसी प्रिंसिपल का बहुत फायदा नहीं मिल पा रहा है, बल्कि मैं तो कहता हूं नकारात्मक स्थिति में साउथ अफ्रीका चला जा रहा है। सिर्फ उसका फायदा लोग लेते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर अंबेडकर ने ये मतलब शानदार आदमी थे, शानदार आदमी। उनके उनकी बुक्स अगर आप मतलब आपने तो पढ़ा ही होगा, बहुत सारी बुक्स हैं। बुक्स पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो आदमी रूट को जानता था। लेकिन आज की तारीख में कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हीं के प्रिंसिपल्स का दुरुपयोग भी होता है। उन्होंने इतने अच्छे प्रिंसिपल्स दिए, आज की तारीख में उन्हीं के सब प्रिंसिपल्स को लागू कर दिया जाए तो भारतवर्ष बेहतर हो सकता है, मतलब और बेहतर होगा। आज अगर बेहतर। आप इस चीज की जड़ पे जाना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम्म। बीच में मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था जिसमें मैंने महात्मा गांधी जी की कई जो बातें आती हैं उसको मैंने लिखा था, तो किसी ने उस पे गलत तरीके से कमेंट किया था। कोई महात्मा गांधी जी को नहीं चाहते होंगे, ऐसे किसी इंसान ने गलत कमेंट किया था। तो मैंने उसके जवाब में जब ये कहा कि हम्म। आप जो हमारे वाइज जो एंसेस्टर्स थे या कोई भी हस्तियां थी, पब्लिक पर्सनैलिटीज थी, अगर उन्होंने कोई बात आप
पब्लिक कोई अपना थॉट या ओपिनियन रखा है पब्लिकली, तो आप उसको सिर्फ उतने को ही आप देखिए। आप उनके विचारों को उनकी अपनी जो निजी पर्सनैलिटी है उसे जोड़ करके ना देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसे भंवर में घूमते रह जाओगे कि आपको कोई किनारा नजर नहीं आएगा। सो यू हैव टू लर्न टू सी द विजडम of the public personalities separately from their own personalities, individual personalities, तभी Right. आप उसमें से कुछ सीख पाएंगे। तो जो आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में आप बयान कर रहे थे, उसमें मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि जो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं उनको हमें इस चीज से की एजुकेशन देने की जरूरत है कि आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अच्छे सिद्धांत हमें दिए, इतना अच्छा जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, आप उसको लेकर के आगे बढ़े, ना कि उनकी अगर कोई पर्सनल चीज है उसका आप दुरुपयोग करके उसको गलत तरीके से पेश करके और उसका फायदा उठाएं। इस चीज की हमें पूरे देश में एजुकेशन देने की जरूरत है। कई जगह हम देखते हैं कि आरएसएस के लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट वाला काम कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं उसमें, लेकिन जहां पे वो फेनेटिक्स हो जाते हैं या कट्टरपंथी हो जाते हैं, वहां मैं चाहूंगी कि हमें उनको एजुकेट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये भी बीजेपी का खुद का ही एक एजेंडा है जिसमें वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब सबका साथ सबका विकास आप अपने देश के कुछ लोगों को अलग करके तो नहीं कर सकते, फिर तो वो अपने आप में गलत हो जाएगा। तो वहां पे इनको एजुकेट करने की जरूरत है। तो सिमिलरली हर देश में, हर समाज में, हर कास्ट में हर तरह के लोग होते हैं। तो वहां पे अगर ये चीज समझाई जाए, लोगों को सिखाई जाए, किसी भी माध्यम से, आप इलेक्ट्रॉनिक से चलो चाहे प्रिंट में चलो, अगर ये लोगों में समझ आ जाएगी तो मुझे लगता है कि ये समस्या तो हल हो ही जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी बात से एक बात समझ में ये आ रही है जी। कि क्या आज के नेताओं को या हमारे फ्यूचर के लीडर्स को एथिकल एजुकेशन की आवश्यकता है किसी प्रकार से? बिल्कुल आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना कि जो आम जनता है, जो हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता है, वही अगर आगे चल के किसी अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं, वही तो पॉलिटिकल लीडर्स बनते हैं। तो उनको सबसे पहले तो जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की समझ होनी चाहिए। आजकल मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों को पॉलिटिक्स एज अ कैरियर अडॉप्ट करने की सिफारिश करते हैं या राय देते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें यंग लीडर्स चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि आप उनको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसका तो ज्ञान दें। अभी जैसे मैंने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जैसे रविश जी कहते हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक मैंने देखा, वो पोस्टर इस तरह का चल रहा था कि 9th फेल जो डिप्टी मिनिस्टर, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे बिहार के हैं, नाम में भूल गई, यादव। तो वो एक आईपीएस का जो डे था, आईएएस आईपीएस का डे सेलिब्रेट हो रहा था, वहां पे लेक्चर दे रहे थे। तो इट वाज ट्रीटेड लाइक अ जोक। लोग जोक करेंगे बिकॉज ये फैक्ट है, आप फैक्ट को नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अगर यही बच्चा सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आगे निकला होता तो शायद उसकी रिस्पेक्ट होती। हमें सबसे पहले संविधान क्या है वो यंग पॉलिटिशियंस को समझाना चाहिए, और इसकी जो खास करके उसमें जो दो पार्ट्स है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है उसका, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है उसकी तो समझ डेफिनेटली होनी ही चाहिए, तभी वो अपना पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो सही ले पाएंगे। ये दोनों क्या होते हैं अगर शॉर्ट में समझ में आए तो? फंडामेंटल राइट्स में तो हमें देखिए, एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, वो किसी कास्ट के बेस पे बना हुआ नहीं है। जैसे हिंदुइज्म या आप कह लीजिए कि जैसे कई आप देश देखते हैं जिसमें अपने रिलीजन के आधार पे बना हुआ, जैसे पाकिस्तान में है। तो हमारा ऐसा नहीं है। हमारा जो संविधान है वो एक जिसे कहते हैं जो सब सेक्युलर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, सभी धर्म पंथियों को साथ में लेकर के चलने वाला संविधान है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसमें हम सभी लोगों को, जितने भी इंडियंस हैं, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन जात पात का नहीं किया गया, न रेशियल न सेक्सुअल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको सेम राइट दिया गया। उसी के बेस पे सारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बना हुआ है।
एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर ब्राह्मण है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अगर मुस्लिम है तो नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। एनीबडी कैन अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर गेटिंग हिज फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स्ड, अगर उसका इंफ्रिंजमेंट हुआ है तो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो ये हैं कि जो सरकारें हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, हम्म। तो इन सरकारों को क्या क्या काम करने चाहिए और किस तरीके से करने चाहिए और उनका दायित्व क्या है, उसको उसमें बयान किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय एजुकेशन की सुविधा नहीं थी, तब महज सिर्फ 17% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज एजुकेटेड। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो हमारा ये आंकड़ा 70% टच करने जा रहा है। तो वो हम्म। इसलिए ना, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सरकारों के ऊपर ये दायित्व दिया गया कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करेंगे, आप महिलाओं को या SC ST कास्ट जिसमें एजुकेशन बिल्कुल कम लेवल पे था, या कह सकते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल था, उनको भी आप आगे देंगे, रिजर्वेशन के थ्रू उनको आप आगे लेके आएंगे, वो भी हुआ। तो हम्म। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इस तरह की चीजें लिखी गई हैं जो एक समाज को समृद्ध बनाने के लिए या सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनकी ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो उसमें दी गई हैं, ताकि सरकारें उस पर काम करें और देश की तरक्की हो। और इसी को ही तो हम डेमोक्रेसी कहेंगे ना, जिसमें कि बिल्कुल, हम सबको साथ लेकर के चलें। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बात असल में आपने अभी जो बताई बहुत मुद्दे की बात है कि ये कम से कम सही बात ये है कि ये अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हों या फंडामेंटल राइट्स की बात हो या इस तरह की चीजें वास्तव में लोगों को नहीं पता है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि 90% हो सकता है पॉलिटिशियंस को भी ना पता हो। ऐसा मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हूँ। अब बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे देश का जो करिकुलम है, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं या मतलब पीछे भी मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 दशक से, हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसमें हम्म। एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा आता है जिसको हम सिविक्स कहते हैं। वो भी सोशल साइंस में एक छोटा सा पार्ट होता है, 20-25 मार्क्स का। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। आज के जमाने में या आज के देश में जितना लोगों को ज्ञान है या जितना ज्ञान बांटा जा रहा है थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हम्म। उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें उसका पोर्शन बहुत बड़ा है। ये खुद में अपने आप में ये दिखाता है कि इसकी कितनी जरूरत है। लोगों को अगर ये पता ही नहीं होगा कि उनके हम्म। फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो वो मांगेंगे कैसे? बिल्कुल, तो मांगना ये तो ठीक है। पॉलिटिशियंस को भी सिखाने की जरूरत है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट के क्या हैं, और समाज को भी, समाज के नागरिकों को भी ये सिखाने की जरूरत है कि उनके राइट्स क्या हैं और वो सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये वास्तव में लीडर की जिम्मेदारी। अच्छा, लीडर की जिम्मेदारी से बात थोड़ी समझ में आ रही है। एक पॉइंट इसमें है। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी कि लीडर की जिम्मेवारी है, बीइंग पॉलिटिशियन और होल्डिंग अ पॉलिटिकल पोजीशन, मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो। तो हम्म। अगर ये कोई पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो उनको, उनका दायित्व न सिर्फ वैसे है कि भाई सबको समझाना है, सब तक ये जानकारी पहुंचानी है, बट देर आर सम पॉलिसीज formulated within the constitution It's and 6 even hours. otherwise by the government, जिसमें ये कहा गया है कि आप देखिए कि जो हमारे गवर्नमेंट गैजेट्स आते हैं उसमें ये जानकारियां आती हैं। मान लीजिए कोई लॉ पास हुआ, हम्म। तो वो लॉ को हमें पब्लिक तक कैसे पहुंचाना है ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, हम्म। ताकि लोगों को पता चले। हम्म। मान लीजिए आपका हर साल बजट आता है तो उसमें कई चीजें चेंज होती हैं, टैक्स रेट चेंज होता है, कई पॉलिसी चेंज। मान लीजिए कोई और चीजें हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई चीज आ गई तो हम्म। लोगों को अफेक्ट करेगा, गाड़ियां बाहर जाएंगी आएंगी। तो जितने भी कानून बनते हैं, 100% कानून जो है वो आम जनता तक पहुंचने चाहिए ताकि उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो इसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट गैजेट की व्यवस्था है और उनका दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि ये इसको पब्लिश करेंगे। लेकिन ये काम जो हो रहा है ना, हम्म। ये बहुत ही मिनिमल लेवल पे हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि देश के 10 से 15% लोग हैं, उनसे ज्यादा लोग इसको जानते होंगे। कहने का मतलब है कि मोर देन 80% पीपल दे डू नॉट नो कि गवर्नमेंट गैजेट की चीज नाम की चीज क्या होती है। हम्म। एजुकेशन ही नहीं है उनके पास। लेकिन ये जो सरकारें हैं ना, इसको ज्यादा ध्यान देती हैं, ना इसके बारे में लोगों को अवेयर करती हैं।
उनको करना चाहिए। जैसे आप कई दिल्ली में आप अगर हमारे देखेंगे तो कई जगह हॉस्पिटल्स को फ्री में लैंड दिया गया है या बहुत ही कंसेशनल रेट पे लैंड दिया गया है, आप हॉस्पिटल बनाए। लेकिन राइट। साथ साथ में उनका एक दायित्व बना दिया गया है कि आप इतने % जो पेशेंट्स हैं वो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लेंगे। अब जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यही नहीं पता है कि दे हैव अ राइट टू गो इनटू द गुड हॉस्पिटल्स एंड क्लेम देयर राइट अगेंस्ट दैट रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो बेचारे अपने घर बार बेच के और वहां पे हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराते हैं। ना तो हॉस्पिटल का स्टाफ इस चीज में इंटरेस्टेड है कि उनको बताए कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए 10% या 15 जो भी सरकार का रेशियो रहा है वो अवेलेबल है, आप उसमें चले जाएं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसा है ही नहीं। जबकि ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं सरकार ने गजट में डाली होती हैं, लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो इस चीज को एक्चुअली जो भी सरकार के डिसीजन होते हैं ना, उसको सरकार को पब्लिक तक पहुंचाने का जो दायित्व निभाना चाहिए, जिस तरीके से निभाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आप ठीक बोल रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर आपको मान लीजिए आप किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष या ऐसा पोजीशन पे पहुंच जाती हैं और आपको चुनाव करना है कि इस क्षेत्र का एमएलए कैसा हो, तो आप किस तरह के एमएलए कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे? अभी जो हमने बातें डिस्कस करी हैं ब्रॉडली, तो वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। मैं समझ जैसे रहा कि हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होना चाहिए और सरकारें कैसे चलती है उसका ज्ञान होना चाहिए, और उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए जो एक सेक्युलर नेशन को सूट करती हैं, जो हमारे संविधान में लिखी गई है वो सूट करती हैं। इसके अलावा पता है सबसे बड़ी बात उसके अंदर क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए सेवा भावना। अगर वो पॉलिटिक्स को एक सेवा भावना के नजरिए से लेकर के चलेगा तब तो वो काम कर पाएगा। अगर उसको ये लगेगा कि नहीं पॉलिटिक्स में मैं पैसा कमाने के लिए आया हूं, तो फिर तो वो पॉलिटिक्स नहीं हुई ना, फिर तो वो पर्सनल एजेंडा हो गया। हाँ। जैसे मैं और हम में जितना बड़ा अंतर है वो अंतर वहां दिखाई देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 2017 में ये चीज देखी थी जब यूपी के इलेक्शंस चल रहे थे। तो किसी एक कैंडिडेट से ये पूछा जा रहा था, यंग कैंडिडेट था, ज्यादा पढ़ा लिखा नजर नहीं आ रहा था, उससे किसी जर्नलिस्ट ने ये पूछ लिया कि भाई आप पॉलिटिक्स में क्यों आए हैं? तो वो हंस दिया और उसने ये कहा कि भैया पैसा कमाने। सो दैट इज वेर यू कम टू नो कि ये जो आ रहे हैं उसमें सेवा भावना है या नहीं है, पर्सनल एजेंडा से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जो हाँ, आपके जो एमएलए आप चूज करते हैं, आपका सवाल था कि एमएलए कैसा होना चाहिए, तो एमएलए में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि भाई उसको ज्ञान तो हो, लेकिन साथ में पर्सनल एजेंडा से अगर आएगा तो आप मान के चलिए कि वो आपकी सेवा नहीं करेगा, वो हाँ। अपनी ही सेवा करेगा। हाँ। आपके आपके उदाहरण से एक बात मुझे समझ में आई, जो जी आपने 2017 में किसी कैंडिडेट की बात की। जी। वो कैंडिडेट इतना साफ सुथरा था, मन से इतना स्वच्छ था कि उसने सीधी बात कह दी। इनोसेंट था। इनोसेंट था। मतलब अब उस कैंडिडेट को, नाउ आई एम पुटिंग माय पॉइंट, जी। उस कैंडिडेट को अगर वो कैंडिडेट आपको मिल जाता और आप किसी पार्टी की मुखिया हैं और वो आपके पार्टी में आ जाए, तो उस कैंडिडेट को आप जैसा चाहे वैसा बना सकते, किसी भी तरह का सेवा भाव उसमें पैदा कर सकती हैं। 2-3 वर्ष लग सकता है, लेकिन ऐसा मुझे फील होता है कि उसको शिक्षा देकर, उसको शिक्षित करके किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, इस इनोसेंट माइंड को। आपको क्या लगता आई एम वेरी सॉरी, आई फुल्ली डिसएग्री हियर, क्योंकि है? देखिए कुछ चीजें होती हैं वो बेसिक होती हैं। अच्छा। जैसे मेरे घर में, हम्म। मैं अपना पर्सनल उदाहरण दे दूं तो मेरे अपने पर्सनल घर में हमारी पूरी फैमिली में कोई झूठ नहीं बोलता। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, कुछ भी हुआ हो, हम्म। कोई झूठ नहीं बोलेगा। हम्म। सेकेंडली, हमारे घर में मटीरियलिज्म नहीं है। मतलब वी डोंट गो आफ्टर थिंग्स। वी ट्रीट ह्यूमन रिलेशंस इन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। आपका और मेरा जो रिलेशन है वो हर चीज से ऊपर है, बिकॉज वी टू आर ह्यूमंस।
ट्रू। तो ये ह्यूमन रिलेशन है, और जो दूसरा रिलेशन है हम्म। वो एक ब्लड रिलेशन आ जाता है या रिलेटिव होने का रिलेशन आ जाता है, तो वो एक एडिशनल चीज हो जाती है। तो ये जो है ना चीजें, कुछ चीजें जो आप एमएलए का उदाहरण दे रहे थे, तो ये चीजें जो बिल्ट इन होती हैं ऑफ द कैरेक्टर, आप उसको ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। आप उसको चाहे 4 साल भी आप समझा लो ना, हम्म। वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है। वो यही आपसे सवाल करता रहेगा कि अगर मैंने इतने रुपए दे करके टिकट खरीदी है और मुझे अगर वो पैसे वापस नहीं मिलने हैं, तो मेरे लिए पॉलिटिक्स किस काम की? मैं उतना ही कहीं और इन्वेस्ट करके बिजनेस बना करा लूं, बिजनेसमैन बन वेरी जाऊंगा, गुड। वेरी अपना गुड। पैसा बना लूंगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, हम्म। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इज रिसेप्टिव। अगर कैंडिडेट रिसेप्टिव नहीं है, उसका एजुकेशन लेवल ही नहीं है, उसके अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। एक फॉलो पॉइंट है यहाँ पर, अभी आपने कहा कि अगर उसने पैसे देकर के टिकट खरीदे हैं, ये तो एक फैक्टर है, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे पॉलिटिक्स में। अगर आप किसी लेवल पर हैं पॉलिटिक्स में जहां आप चेंज कर सकती हैं अपने पार्टी के पॉलिटिकल सिस्टम्स को, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीजें आप बदलेंगी जिससे एथिक्स पॉलिटिक्स के साथ मैक्सिमम मिल जाए? बहुत कुछ बदलना चाहूंगी मैं, क्योंकि आज की पॉलिटिक्स जो है ना, वो कोई बहुत ज्यादा इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी पे बेस्ड नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स है, जिसे हम कहेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं किसी पोजीशन पे हूँ, तो आई विल पुट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे लेकर के आएंगे, तो काफी सारी चीजें जो है अपने आप में हल होती चली जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मुझे अगर लॉ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो किसी को देना है, तो मैं चाहूंगी कि कोई लॉयर आ जाए, ना कि कोई 9th पास बच्चा आ जाए जिसको मुझे लॉ मिनिस्टर बनाना पड़े, यस यस, मजबूरन 100%। पॉलिटिकल कंपल्शन। अगर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आएगा, जैसे कोई डॉक्टर थे, जैसे मैं मोदी जी की इस बारे में बहुत तारीफ करती हूँ कि उन्होंने जैसे किरण रिजिजू को बनाया, तो ही इज अ लॉयर बाय हिमसेल्फ, पर्सनल प्रोफेशन उनका। तो बहुत अच्छी चीज है, वो हमें समझते हैं, हम उनको समझते हैं। कई बार होते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, बट देन वी सॉर्ट इट आउट, वी अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वी सॉर्ट इट आउट। वैसे ही जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया था, मेडिकल पोर्टफोलियो उनको मिला था हेल्थ वाला, वो भी एक बहुत अच्छा एक मूव था। इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसमें उन्होंने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब रखा है, मेंटेन करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। तो इससे क्या है कि कई चीजें तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा जो है ये देखना चाहिए कि मतलब अगर मैं पर्सनली हूं, तो मैं ये देखूंगी कि भाई ये बंदा जो है, चाहे स्ट्रीट लेवल का वर्कर हो, कार्यकर्ता हो मेरी पार्टी का, चाहे वो हाईएस्ट पोजीशन पे हो, अगर इसने एथिकल स्टैंडर्ड्स इसमें मेंटेन करने की क्षमता है, तभी मैं उसको कोई जिम्मेवारी दूंगी, नहीं तो मैं नहीं दूंगी। ये मेरा सबसे बड़ा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि उसमें देश प्रेम की भावना कितनी है। देखिए, नेशन फर्स्ट की या देश प्रेम की भावना अगर किसी में नहीं है, तो फिर वही जो मैंने बात रखी ना, आई और बी वाली, उसमें फिर वो उसकी निजी भावनाएं या निजी बेकार हो जाती है। इंटरेस्ट ही काम करेंगे, वो सबको साथ लेके नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी कि उस बंदे के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड रख के, क्योंकि आप किसी पोजीशन पे आ गए हो, तो यू आर सर्विंग द नेशन, नेशन फर्स्ट के दायरे के अंदर रह करके हर पॉलिटिकल पार्टी के बंदे जो आपको एक सिटीजन के रूप में, आपको लीडर के रूप में देख रहे हैं, वो सिटीजन है, तो आपको सबको सेम ट्रीट करना है। इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे उसी को ही हम स्टेट्समैन कहते हैं। जैसे हम वाजपेयी जी को या हम नरसिम्हा राव को क्यों स्टेट्समैन कहते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि उनमें ये क्षमता थी, वो देख सकते थे कि चाहे वो दूसरी पार्टी से आ रहा है, लेकिन ही इज अ सिटीजन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। तो ये होना चाहिए, जहाँ पे किसी तरह का कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पार्टी के अंदर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो मैं देखूंगी वो यही कि पार्टी, द कैंडिडेट मस्ट बी सुटेबल फॉर द जॉब। डिजर्विंग कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसी को ही वो पोजीशन मिले, तभी तो वो देश का भला करेगा ना। आप कहेंगे कि आप ठीक है, यहाँ पे ये सीट जो है रिजर्व्ड है, या ये पोजीशन जो है रिजर्व्ड है फॉर विमेन, और पता चला कि वो वुमन जो है
उसमें इतनी ज्यादा क्षमता नहीं थी बनिस्बत जो वहां पे मेल कैंडिडेट उस चीज के लिए हमारे पास अवेलेबल है, तो आई वुड गो फॉर मेल मेंबर, बिकॉज आई वांट टू सर्व द नेशन, आई वांट टू सर्व द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। दैट्स तो ट्रू। वो जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। थर्ड एंड वेरी लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, अब कहा जा रहा है कि हमने चाइना से भी इसको ओवरटेक कर लिया है इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो जो ये ह्यूमन कैपिटल है, इट्स अ ट्रेजर। हमारे देश में इतने सारे लोग होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही सरकार की, क्योंकि सारी सुविधाएं हमें उनको देनी है। हर तरह की सुविधाओं के लिए सबके पास समान अधिकार है, वो तो करना ही है, वो एक जिम्मेवारी है, लेकिन साथ साथ में ये एक बहुत बड़ी वेल्थ भी है। आज हमारी सरकार जो पीछे जा रही है, उसके कई कारण है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं दे पा रहे हैं, एजुकेशन की सुविधाएं या आप कह लीजिए हेल्थ सुविधाएं, जो एक बेयर मिनिमम चीज है जो सरकार को करना ही चाहिए, उसमें भी हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। इन कंपैरिजन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत पीछे रह रहे हैं। तो हमें इस चीज को, ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। हमें एजुकेशन की सुविधाएं ऐसी बढ़ानी चाहिए या कोलेब्रेशन करना चाहिए जिससे कि इस ह्यूमन कैपिटल को हम किसी लायक बना सकें। और अगर किसी लायक वो बनेगा, तभी तो वो देश की सेवा कर पाएगा। चाहे वो देश की सेवा करे, चाहे आप यहाँ से ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट करो। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं बाहर जाके काम करके और अपने लिए आजीविका कमाने के। तो आप इस ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज करने का कोई एक बहुत बड़ा एजेंडा लेकर के आइए। और ये जो हमारी आज वीकनेस है इन कंपैरिजन टू द पॉइंट्स दैट आई डिस्कस, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है, उसको हम कैसे स्ट्रेंथ में बदल दें। अगर मैं हूं तो मैं यही करूंगी, सबसे पहले ये चैनलाइज करके बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। जो दो पॉइंट्स मैंने कहे, एक तो जो पर्सन है वो फिट फॉर द जॉब होना चाहिए, आधी आपकी चीजें वही हल हो जाती हैं। दूसरा, आप अगर ह्यूमन कैपिटल को अगर यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे, बहुत सारी चीजें आपकी हल हो जाएंगी। और फिर आपको चाइना से भी आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने तो हमें ये आशीर्वाद दे दिया है कि पॉपुलेशन वाइज हम चले गए आगे, लेकिन अगर हम एजुकेशन वाइज और बाकी जो स्किल डेवलपमेंट वाइज है, अगर उससे भी हम आगे निकल जाएंगे तो चाइना पीछे छूट जाएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपकी इस बात से मुझे ये समझ में आया कि एजुकेशन और स्किल ये मुख्य चीज है। एजुकेशन, स्किल और हेल्थ। हेल्थ ऑल्सो ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। देखिए, हमारे पे दो आशीर्वाद हैं। एक तो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल अबंडेंस है, सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और दूसरा, वो यंग है। आप दूसरे आप कंट्रीज का देखेंगे ना, तो उनकी जो पॉपुलेशन है, एवरेज एज जो है उनकी, कईयों की तो 50 से ऊपर है, कईयों की 60 से भी ऊपर है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पे इट इज समवेयर नियर 30। तो हम यंग हैं और हमारे पास इतनी ज्यादा पावर है। अगर हम इसको सही यूटिलाइज करेंगे तो हम सुपर पावर बन जाएंगे। इसलिए बन जाएंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां पे भी आप देखेंगे तो कई चीजें ऐसी हैं जो उनके प्रोग्रेस को हर्डल करती हैं, जिसकी वजह से आज हमारा जो कंट्री है वो बाइपोलर हो रहा है। हमारा वर्ल्ड जो है बाइपोलर हो रहा है। आइदर यू आर विथ यूनाइटेड स्टेट्स और यू आर अगेंस्ट इट। करेक्ट। है ना? तो वो नहीं होगा हमारे देश में, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। हम सबका साथ सबका विकास में यकीन करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। तो हम उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है। हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो वेद हैं, या हमारी जो विचारधारा है जो आज की गवर्नमेंट में है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो उसको ये लोग आसानी से डिफीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सहमत, बिल्कुल। एक चीज बताएं, आपके अपने जीवन में, ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आपके अपने जीवन में कोई ऐसा पॉलिटिकल इवेंट हुआ है, पॉलिटिक्स की वजह से कोई ऐसा इवेंट जो 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 आपको हर्ट करता हो, आज भी पिंच करता हो कि यार पॉलिटिक्स की वजह से ये गलत हुआ मेरे साथ? ये बहुत ज्यादा पर्सनल तो नहीं है, लेकिन यस, पर्सनल है भी। कई चीजें ऐसी होती हैं कि बीइंग अ वुमन यू हैव टू बेयर विद दैट। एंड आई एम अ बॉर्न वुमन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम प्राउड अबाउट इट। अगर मैं शायद वुमन नहीं होती तो इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हुई होती, क्योंकि कई चीजों से मैं वंचित रह जाती। वेरी गुड, वेरी तो गुड। मैं एक औरत हूँ, माँ हूँ, ये वाइफ हूँ, मदर हूँ, सिस्टर हूँ। तो मैं हर चीज को, बिकॉज वी प्ले मल्टीपल रोल्स, आई एम ऑल्सो केयर टेकर इन वेरियस वेज।
तो वी प्ले मल्टीपल रोल्स, सुबह से शाम तक कई तरह के हम रोल निभाते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम कई चीजें इससे सीखते हैं। और मेरी जो अंदर की इंस्टिंक्ट है ना, वो ये है कि यू ऑलवेज कीप ऑन प्यूरिफाइंग योरसेल्फ। अगर आपने एक काम किया तो उसको नेक्स्ट टाइम और बेहतर कैसे करें, ये एक मेरे अंदर की नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है उसका। इवन आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, कांट हेल्प इट। तो एक औरत होने के नाते जो आपको पॉलिटिकल डिसएडवांटेज जो मिलता है ना, उससे हमें कई बार गुजरना पड़ता है। मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिकली एफिलिएटेड किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, और मैंने 2019 का लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा, तब जैसे मैंने किसी पार्टियों से अगर संपर्क किया तो मुझे वहां पे ये जवाब मिला कि भाई आप तो नए आए हो। दे डिडंट सी माय क्रेडेंशियल्स, व्हाट दे सॉ इज ओनली दिस कि भाई आप पार्टी में नए आए हो, तो अभी हम आपको कोई पोजीशन नहीं दे सकते हैं, आप एक आम कार्यकर्ता की तरह जुड़िए और काम कीजिए, और उसके बाद में देखा जाएगा। तो देन आई हैड टू कंटेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो मैंने गुजरात से एक सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लोकसभा का इलेक्शन 2019 का लड़ा था। लेकिन ये जो हर्डल्स आते हैं या जो डिसएडवांटेज ये होता है, वो अगर ना हो, या मैं ये कह लूं दूसरे तरीके से कि जो बंदा जो है या कोई कैंडिडेट जो है, यू शुड बी फिट फॉर द जॉब, जैसे मैंने पहले कहा, अगर वो चीज वहां पे भी लागू हो इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द टिकट्स, ये ना हो कि भाई पिछला इसका वंश, इसका फादर था या नहीं, या मदर थी कि नहीं, या इसमें मतलब कोई इसका पॉलिटिकल गॉडफादर है या नहीं, ये चीजें अगर ना देखी जाए, जो बंदा उस चीज के लिए राइट है, अगर उसको देख करके और अगर उसको पार्टी टिकट दे, फिर तो मतलब कोई नहीं हरा सकता। ये नहीं हो रहा, और इसकी वजह से मुझे डिसएडवांटेज कई बार झेलना पड़ा है। राइट। तो और हुआ ये कि अल्टीमेटली देन यू नो आई डिक्लाइंड माई सेल्फ, एंड नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन माई ओन प्रोफेशन। पता नहीं भगवान ने आपके लिए क्या लिखा है, लेकिन लेकिन ये देखिए, ये भी एक सुधार है, जी यह भी एक पॉलिटिक्स का सुधार है कि वास्तव टिकट देना किसको। करेक्ट। सबसे बड़ा अगर रिफॉर्म इसमें आ जाए ना, और आप कह सकते हो इसको कि इंटरनल डेमोक्रेसी अगर पार्टी की मेंटेन हो जाए, तो उस पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं पार्टी की अच्छी पोजीशन पे हूं, तो मैं ये सारे सिद्धांत जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं ना, मैं सारे एक एक करके टाइमली इंप्लीमेंट करने का पूरा मैं एजेंडा तैयार कर दूं। पता नहीं आपको कब समय मिलेगा, लेकिन देखते हैं। ऑलराइट, सो कोई ऐसा एग्जेम्पलरी पॉलिटिकल डिसीजन या पॉलिटिकल इवेंट आपके देश में, भारत में हुआ हो, जिसके कारण आपको प्राउड फील होता हो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसे बहुत सारे डिसीशंस हैं, बहुत सारे। पुराने जमाने में तो खैर होंगे ही, मुझे मतलब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अगर रिसेंट की आप बात करें, तो मोदी जी के जो 2 डिसीशंस बहुत बड़े हैं, उसकी मैं बहुत तारीफ करती हूँ। सबसे पहला डिसीजन उन्होंने जो अभी करंटली चल रहा है, जो रशिया और यूक्रेन वॉर में जो लिया है, दैट इज टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन। कई बार हमारे जो डॉक्टर जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनको इस बात को डिफेंड भी करना पड़ रहा है कि क्यों हम न्यूट्रल हैं। ये तो न्यूट्रलिटी वाला डिसीजन जो हमारी सरकार का है, इट इज एन एग्जेम्पलरी डिसीजन एंड अनबीटेबल, आई वुड से। आज के जमाने में जहां पे बाइपोलर वर्ल्ड बन रहा है, वहां अपने आप को न्यूट्रल मेंटेन करना और अपना प्रोग्रेस भी करते रहना, साइलेंटली, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, और कोई फर्क ना पड़े, नाइसली डिफेंड भी करना। वेरी नाइस। वन सेकेंड थिंग, जब ये 2014 में नए आए ही थे, तब इन्होंने 2015-16 के आसपास एक डिसीजन लिया था, जिसमें कि मोदी जी बांग्लादेश गए थे और वहां के प्रधानमंत्री से मिल करके उन्होंने जो लैंड एक्सचेंज किया था, जो बांग्लादेश का जो कुछ एरिया हमारे देश के अंदर आ रहा था और हमारा कुछ वहां था, तो वो जो लैंड एक्सचेंज हुआ था, दैट वाज द परफेक्ट डिसीजन, राइट, एग्जेम्पलरी डिसीजन। इससे कई हजारों लाखों लोगों की जो इनकन्वीनियंस होती थी डेली की, वो बच गई, वो समाप्त। हाँ, लोग अभी उनको दुआएं दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन इन्होंने लिए हैं जो बहुत अच्छे हैं,
जिनकी मैं हमेशा तारीफ करती हूँ। इसमें इन्होंने आई पे काम नहीं किया था, इसमें उन्होंने वी पे काम किया था। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे इस फैसले से मुसलमानों को फायदा हो रहा है, उन्होंने ये देखा कि दोनों देश के सिटीजन्स को फायदा हो रहा है, मुझे ये काम करना है, और उन्होंने किया। ऐसे एक नहीं, ऐसे तो बहुत सारे डिसीजंस हैं जिससे हमें मतलब प्राउड फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर चंद्रा राजन, अच्छा लगा बात करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।